हेलो गाइज, गुलशन कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रीवियस पेपर 2018 का पेपर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी में फर्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें लिंग नहीं आता है। समाज में, समाजीकरण में हमारा लिंग जेंडर होता है, संस्कृति में होता है हमारा, ट्यूशन, मीडिया में भी होता है। लेकिन ट्यूशन एक ऐसी जगह होती है, ट्यूशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें लिंग का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। इसका मतलब हमारा 3 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्यूशन। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है, तो कौन सा है इसमें से? फर्स्ट ऑप्शन है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। सेकंड है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते। थर्ड है वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। और 4 है वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए वो पक्षपाती होते हैं। यानी जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं, किन आलोचनाओं में से एक है, इनमें से किसकी वो आलोचना करता है, यानी स्टैंडर्डाइज्ड करता है। तो उनकी जो भाषा है उसको समझना मुश्किल होता है, इनकी समझना मुश्किल होता है, ये इसकी आलोचना में नहीं हो सकता। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, किए जा सकते हैं, कितनी भी आबादी हो उस पर हम परीक्षण उसका कर सकते हैं, तो ये भी रॉन्ग आंसर होगा। सेकंड हम थर्ड है वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं बना सकते। अगर बच्चे की पहचान नहीं करेंगे कि वह किस प्रकार का बच्चा है, तो वह उस चीज़ का उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो बच्चे की क्षमता को भी हम देख सकते हैं कि वह बच्चा कैसा है, उसकी रुचि कैसी है, कितना वीक है, कितना वो इम्पोर्टेंस दे सकता है। इसीलिए थर्ड ऑप्शन भी हमारा यानी आलोचना में नहीं आएगा। अब 4 है वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते हैं, यानी वो अपनी संस्कृति को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है और उसने पूछा है आलोचनाओं में से एक है, इसीलिए 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि फर्स्ट, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। सेकंड है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। थर्ड है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। और 4 है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि बुद्धि, जो ये बुद्धि है एकाधिक बुद्धिमानी होती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। यानी इसके लिए क्या पेपर पेंसिल जो परीक्षण किया जाएगा वो पेपर पेंसिल के द्वारा किया जा सकता है और उसकी बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है? नहीं, बुद्धि का परीक्षण उसके पेपर पेंसिल पर डिपेंड नहीं होता है। थर्ड है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। यानी अगर हम अपनी पढ़ाई, किसी को हम शिक्षार्थी को शिक्षक यानी हम किसी को हम पढ़ाएं, तो उसके लिए अगर हम अपनी युक्ति को, अगर अपने अध्यापन को अच्छी तरीके से बढ़ावा दें तो क्या उसकी बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है? नहीं, वो डिपेंड करता है उसकी बुद्धि पर कि वह कैसी है। 4 है बुद्धि तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है, मतलब उसको बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, ये भी ऐसा नहीं हो सकता। ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए रुचिकर होता है, किसी को नहीं लगता है, तो वो कैसी हो जाएगी? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 ऑप्शन। 4 चलते हैं। 4 क्वेश्चन है कि शिक्षक शिक्षार्थी के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन का दोनों का उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, या अबाधित अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। देखो, उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में इस पर नहीं किया जा सकता। बच्चे की प्रगति की निगरानी करो कि वह क्या कर रहा है, और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में किया जाता है। और 4 है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ये आंसर राइट हो जाएगा कि बच्चे किस प्रकार की प्रगति को रखते हैं, उसका उपलब्धि स्तर कैसा है, उस चीज़ को जानने में। तो 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है, यह अभिन्न अंग होता है, यानी शिक्षण अभिक्रिया विज्ञान का, तो ये हमारा एक अभिन्न अंग होता है। इसका मतलब ये हमारा राइट है, लेकिन उसने रॉन्ग पूछा है, तो हम नहीं वाला क्वेश्चन देखेंगे, इस हिसाब से ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित करता है, विभिन्न शिक्षा के केंद्रों पर,
जो हमारा विभिन्न जो केंद्र बनाए गए हैं उन पर उपलब्ध करता है, उनके ऊपर केंद्रित रहता है, उनकी सेंट्रलाइजेशन बनाता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। बट ये रॉन्ग है। या बच्चे को धीमे यानी उसे विभाजित करता है कि ये धीमे है, ये खराब है, ये बुद्धिमान है, इस पर चिन्हित करता है, और जो इस पर चिन्हित करता है वही हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और उसने क्या पूछा है कि कौन सा नेगेटिव है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 6 पर कि बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। किसके कारण हो सकती है? सभी को पता है कि संसाधन समृद्ध वातावरण के अनुसार नहीं। सफल माता पिता अगर उसके इंटेलिजेंस होंगे तो बच्चे भी इसी तरीके का हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। सफल माता पिता के ये आनुवंशिकता के ऊपर डिपेंड करता है उसके, ठीक है। तो ये सफल माता पिता इसके ऊपर नहीं होगा। एक अनुशासित दिनचर्या कि उसके दिन में उसको अनुशासित किया जाए कि ये करो ये मत करो, उसके ऊपर डिपेंड किया जाए, बच्चे को अपने कंट्रोल में रखा जाए, इसके ऊपर भी प्रतिभाशालीता नहीं हो सकता। लेकिन वो कब होगा? जब आनुवंशिकता वातावरण के बीच में अंतःक्रिया होगी, यानी ये उसके अनुसार कि आनुवंशिकता वातावरण समाज के और उसके आनुवंशिकता के कारण उनके बीच में जब अंतःक्रिया होती है तभी बच्चा प्रतिभाशालीता के रूप में डिपेंड किया जाता है, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 7 पर। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो फर्स्ट ऑप्शन है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। सेकंड है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य भाषा की शीघ्रता को, उसकी भाषा को सीख सकें, हतोत्साहित करता है। ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा पहले ही। फर्स्ट क्या था कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, यानी सांस्कृतिक और उसके भाषाई ज्ञान को महत्व देता है कि उनका उपयोग किया जाए, इस तरीके का इसका उपयोग किया जाए। तो ये हमारा कौन सा आंसर है? देखते हैं नेक्स्ट सही है या गलत है। पहले हम थर्ड और देखते हैं। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाए कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसे अलग बिठा दो, ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, इसको अलग कर दो। तो इससे क्या होगा? बच्चे के अंदर ये फीलिंग्स आएगी कि उसके अंदर कि मतलब यह अपने आप को नीचा, यानी मानसिक जो हमारा पिछड़ापन होता है उस चीज़ को वो अपने अंदर फील करेगा। तो ये हमारा आंसर नहीं माना जाएगा कि बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार उसे समावेशी शिक्षा देनी चाहिए, सबके साथ में उसे बिठाना चाहिए। 4 है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें अच्छा जो बच्चों का जो कक्षा का माहौल होता है वो उन्हें अच्छा माहौल सिखाता है। ये आंसर भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 8 पर। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किस पर? उनके अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, या शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों पर। किस पर निर्भर किया जाता है? तो अतिरिक्त उन्हें समय दिया जाए, ये तो नहीं हो सकता। सृजनात्मकता क्या होता है? सृजनात्मकता वही होता है, ये होता है क्या हमारा? ये होता है अपसारी होता है, और जो हमारा प्रतिभाशाली होता है वो क्या होता है? हमारा अविसारी होता है। ठीक है, तो जो इनके अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए नहीं, इससे बच्चे के ऊपर सृजनात्मक और प्रतिभाशाली पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके प्रति स्नेह होने के नाते नहीं, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाई की जिम्मेदारी दिए जाने पर कि तुम दूसरे बच्चों को पढ़ाओ तो तुम्हारे अंदर अपने ही आप में तुम्हें सृजनात्मक रुचि आने लगेगी, ये ऐसा भी नहीं हो सकता। शिक्षक द्वारा अनुकूलित क्रिया दी जाए और उन्हें निर्देशन दिया जाए, उन पर यूज किया जाए उनके तरीकों को, तो यही आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 9 पर। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? तो कौन सा तरीका नहीं है? तो देखो सिंपल सा है, यहाँ से हमारा पता लगता है कि अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को पेश, यानी जो अधिगम है उसके वैकल्पिक तरीकों को पेशकश किया जाए नहीं, उसने नेगेटिव पूछा है, ये हमारा राइट हो जाएगा। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश किया जाए। बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना चाहिए, यानी अगर बच्चे को कोई परेशानी हो रही है तो उसे फटकार के उसके साथ में उसे सही कर देना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और एक कार्य को छोटे छोटे खंडों में बांट करके उसे देना चाहिए, ये भी हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन उसने क्या पूछा है? नहीं पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम बोले नेक्स्ट पर। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कैसे होते हैं, यानी जो अलग बच्चे होते हैं। अभी बताया था कि जो नई सोच रखते हैं, जो नई सोच वाले होते हैं वो क्या होते हैं? सृजनात्मक होते हैं। और
तो संरचना कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 11 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है? ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव पूछा कि कौन सा नहीं करता है। तो 11 वाले का क्या हो जाएगा कि कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, राइट हो जाएगा, क्योंकि अपनी जो गलतियां कर रहे हैं उसे अपने आप में सॉल्व करना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए कि हमने कहाँ पर क्या गलती की है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों वाली शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, यानी जिसमें सोच आ रही हो, तार्किक आ रही हो, विचार करने की चीज़ आ रही हो, परीक्षण यानी करके सीखने की आ रही हो, विभिन्न उत्तर यानी किसी अन्य अलग अलग चीज़ों से प्रयोग किए गए यानी आंसरों का जो डेफिनेशन होती है उसको किया जा रहा हो, तो ये भी राइट होगा। अभिसरण उत्तर वाला प्रश्न पूछने चाहिए, यानी कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं है। किस चीज़ को करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ करनी चाहिए जिससे बच्चे के अंदर जो समस्या है वो आ जाए, यानी उसने नेगेटिव पूछा है। तो हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछे। ये देखो, ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा, उसने नहीं पूछा है। ऐसा कौन सा है जो शिक्षक अगर अपनी कक्षा में बच्चों से पूछे तो उनके तरीके का वर्णन नहीं कर सकता, समस्या हल नहीं कर सकता उसमें। अगर उससे नई नई चीज़ों का अगर नए नए उनसे क्वेश्चन पूछे जाए तो उसके अंदर जिज्ञासा आएगी। ठीक है, उसके अंदर जिज्ञासा आएगी कि कुछ करने की चीज़ आएगी, कि वह कुछ नया सीखने की इम्पोर्टेंस रखेगा। तो ये एक ऐसा आंसर है जिससे अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना चाहिए। इससे बच्चे के अंदर क्या है कि कोई भी तार्किक क्षमता आने की मतलब उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, उससे वह कुछ नया सीखेगा। इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग होता है? तो संवेग कौन सा होता है? हमारे संवेग कौन से थे? डर था, भय था, कौन सा है? तो इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 12 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 13 पर। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने और अपने अनुभव पर आधारित है। ये देखो, उसने कहा कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने अपने अनुभव पर आधारित है। वह अपने ही अनुभव के आधार पर ही तो वह जवाब कर रहा है कि बच्चे की समझ किस पर स्पष्ट कर रही है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा, ये तो रॉन्ग हो ही जाएगा। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, अरे जिसमें चीज़ को सीमित कर दिया तो वो तो रॉन्ग हो ही जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 14 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। ठीक है, पाठ्यपुस्तक निर्धारित पाठ्यपुस्तक का यूज करना चाहिए नहीं। शिक्षक होता है उसे अपनी एक निर्धारित पुस्तक नहीं रखनी चाहिए कि उसी का पालन करे और उसी में से बच्चे को पढ़ाए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए भी पर्याप्त स्थान देना चाहिए नहीं। जब तक बच्चे को समझ में नहीं आए तो उसे वह स्थान नहीं देना चाहिए कि बस इतना ही उसके लिए रिवाइज के लिए कि मुझे जल्दी से अपना वर्क कराना है, उसके बाद में बच्चे को पढ़ाना है और उसके बाद में उसे याद करवाना है। नहीं, ये भी एक शिक्षक का कोई भी गुण नहीं होता है। थर्ड है आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ये देखो, जब तक बच्चा अपनी जगह पर अच्छी तरीके से बैठ के वहां उसे रुचिकर लगे, वहां जहां बच्चा क्वेश्चन पूछने लगे तो उसमें रुचि जागृत होने लगती है। तो यही हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? फर्स्ट है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो, कोने हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। सेकंड, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेलने के लिए बाहर लाया जाए। ठीक है, अलमारी में सामग्री जहाँ सामग्री रखी गई है मुक्त खेलने के लिए बाहर लाई जाए, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम लगाया जाए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ठीक है, और उसे लंबे समय तक रखा जाए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15 का कौन सा आंसर है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा भूमिका वर्णन करता है? वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अधिगम के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों माता पिता मार्गदर्शन प्रदान करती है नहीं।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संरम बनाते हैं, सबसे आवश्यक बनाते हैं, नहीं ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं, तो हमारा 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फेरफार्म 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? फर्स्ट व्यवहारवाद, सेकंड रचनावाद, थर्ड संज्ञानात्मक सिद्धांत या 4 मानवतावाद। तो 17 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, रचनावाद। नेक्स्ट हम चलते हैं 18। कक्षा में बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, या वे सभी उपस्थिति में नियमित रहते हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। ये तो रॉन्ग हो जाएगा। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, ये कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। वे सभी उपस्थिति में नियमित रहते हैं, ये भी नहीं हुआ। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18 का थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 19 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्ति है? तो क्या है? शिक्षकों को विभिन्न उदाहरण और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ये देखो, विषय की व्याख्या करनी चाहिए, रॉन्ग हो जाएगा। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री दी गई हो, ये क्या है? रॉन्ग हो जाएगा। शिक्षक को वास्तविक, जहाँ पर रियल लाइफ आ जाए वो बिल्कुल राइट आंसर होता है। वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए मदद मिलती है, जिससे बच्चा और भी आगे सीखता है। लेकिन 4 और देख लेते हैं। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 पर। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस प्रकार की मदद करता है? चुप्पी साधे रहने की? नहीं। शिक्षकों को निर्देश देने की? ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने की? ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। और 4 है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर बनाने की। तो ये कैसा हो जाएगा? हमारा 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 21 पर। आवश्यकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है इसमें से? हम देख लेते हैं। 4 ऑप्शन हमारे दिए गए, ये देखो। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। पूरी तरीके से निर्धारित की जा सकती है, निर्धारित की जा रही है, नहीं मानेंगे। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। यानी उसकी देखभाल अच्छी की जाए और उसे खाने के लिए दिया जाए तो उसके जितने भी विकार हैं उस सबको दूर किया जा सकता। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। पर्यावरण केवल, और जहाँ केवल आ गया वो तो वैसे भी नेगेटिव रॉन्ग हो गया। 4 है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? कौन सा नहीं कहा जा सकता? देखो, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में समझ और सृजन का सिद्धांत देते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये पियाजे जी ने कहा था। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी पियाजे जी का है। विकास गुणात्मक गुणों में होता है, ये होता है। वैसे विकास मात्रात्मक और गुणात्मक यानी दोनों पदों में होता है, लेकिन पियाजे ने ये कहा था कि गुणात्मक चरणों में होता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? कौन सा नहीं पूछा है तो निरंतर अभ्यास का सिद्धांत था, वो पियाजे ने नहीं दिया था, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 23 पर। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? कौन सी नहीं है? फर्स्ट है प्रतीकात्मक विचार का सिद्धांत, सेकंड है अहम मान्यता, 3 है अनुत्क्रमणीयता और 4 है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा? ये रॉन्ग हो जाएगा। प्रतीकात्मक का विचार, अहम मान्यता ये भी नहीं है, अनुक्रमणीयता ये भी नहीं है। उसने पूछा है नेगेटिव, कौन सी नहीं है? तो ये है हमारी ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ऐसी है जो पूर्व संक्रियात्मक विचार पर नहीं मतलब डिपेंड होती है। ये तीनों हैं जो होते हैं, लेकिन नेगेटिव पूछा इसलिए हमारा 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखते हैं हम 24 के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या निभाता है? यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यानी के अलावा इन सब को छोड़ करके एक ऐसा है जो भूमिका निभाता है, तो यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तो ये तो
सही माना जाएगा। या समय बताने का सुखद तरीका है, ये रॉन्ग है। ये कौशल हासिल करते हैं और सीखने के लिए उन्हें कब प्रयोग किया जाए उपलब्ध कराते हैं, ये भी राइट है। वे अपने शरीर पर निर्भरता प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। लेकिन के अलावा नेगेटिव पूछा है, इसलिए उसने सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलते हैं 25 पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो कौन सा करता है? सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हो? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो ये आंसर हमारे राइट हैं, लेकिन इस चीज़ को देखो कि विभिन्न तरीकों से, विभिन्न प्रकार के तरीकों से, अलग अलग तरीकों से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी प्रतिभाशाली रूप से, उसे सृजनात्मक रूप से, विभिन्न सोच के अनुसार इसे किस तरीके से हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आंसर हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा, यानी 25 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम 26 पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा करता है? थीमेटिक इकाइयाँ नहीं, थीमेटिक इकाइयाँ रैंकिंग होता है, ये हमारा नहीं करता है। व्यक्तिगत अधिगम होता है, क्षमता समूह बनाना, छात्रों को लेवल के अनुसार उसे बांटना, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। परियोजना विधि होता है, क्षमता के अनुसार समूह बनाना, रैंकिंग करना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसे करके सीखना, परियोजना विधि बताना और सहयोग से सीखना, यानी ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जिससे एक बच्चा प्रगतिशील के रूप में अच्छा वर्णन कर सकता है, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 27 पर। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? फर्स्ट, स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकता है। बच्चे अपने अनुभवों के सीख सकता है, यानी स्कूल में उसे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर पर ही वो चीज़ सीख सकता है, ये रॉन्ग है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है, यानी समाज में किस तरीके से होता है, प्रकृति में कृत्रिम तरीके से किस तरीके से सबको प्रभावित करती है, तो ये राइट हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट और देख लेते हैं। जीवन सच्चा शिक्षक होता है। जीवन कैसा होता है? जीवन होता है वो सच्चा शिक्षक होता है, और स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा? बी। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक रूप से दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 28 पर। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? फर्स्ट है, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये तो नहीं हो सकता, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच में एक स्पष्ट संधारित करता है। यह उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं, ये भी राइट नहीं होगा। उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया जाता है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29 पर चलते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है कि उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता है, नहीं। नेक्स्ट है हमारा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के माध्यम से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करे, वह कौन सा हो जाएगा? वही राइट आंसर हो जाएगा, यानी 29 का 2 आंसर इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 30 चलते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्ति क्या होता है? आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री पुरुषों के गुणों का संयोजन होता है, वो क्या होता है? उभयलिंगी होता है। ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे साइकोलॉजी के। नेक्स्ट हम कराएंगे आगे के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।